दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज के एक नए हैशटैग आस्क अमित के एपिसोड पे, जहाँ पे मैं आपके जितने भी कमेंट होते हैं या फिर जो भी आप मेरे से सवाल पूछते हो उनके मैं आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि एक दो दिन से आप देख रहे होगे कि ये जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा अलग तरह का आपको दिख रहा है। एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे को फीवर हुआ है एक दो दिन के लिए, तो जिसके कारण मैं पहले वाला जहाँ पे वीडियो बनाता था वो थोड़ा खुला है, जिसके कारण काफ़ी कोल्ड होता है। तो अभी मेरे को एक दो दिन शायद जहाँ पे ही वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे मेरे को ठीक होता हूँ तो दोबारा वैसा आपको जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड होगा वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से आज बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो सवाल निकल के आ रहा है उसकी बात करें, जहाँ पे इंडियन केबी है वो कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरे मोबाइल में ई सिम है, अगर मैं अपना मोबाइल फॉर्मेट करता हूँ दोबारा एक्टिवेट करने के लिए पुराना वाला जो क्यूआर कोड काम करेगा जब मुझे कंपनी से दोबारा कोड मंगवाना पड़ेगा। तो जहाँ पे इंडियन केबी सबसे पहले मैं जहाँ पे आपको बताता हूँ, अभी जितने भी ई सिम के जो रूल रेगुलेशन हो रहे हैं उसको एक्टिवेशन करने के, या फिर ई सिम टू फिजिकल सिम कार्ड आने के लिए, फिजिकल टू ई सिम कार्ड आने के लिए हर एक कंपनी का जो अभी अलग अलग मैटर बन के बैठा हुआ है, ये चेंज करते जा रहे हैं। उसको ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी जितने भी बंदे ई सिम में आ रहे हैं उसका प्रोसेस अभी चेंज हो जाए और जल्दी हो। जहाँ पे सबसे पहले जो बात निकल के आती है, बहुत सारे अभी ऐसे सिस्टम आपको मिलते हैं जिसमें आप ई सिम का जो बैकअप होता है उसको रख सकते हो। आपका जो ई सिम का बैकअप रखा जाएगा और आप दोबारा जब भी फ़ोन से वो बैकअप लेके आपकी जो ई सिम की प्रोफाइल होगी वो ऐड हो जाएंगी। तो जहाँ पे जो बात निकल के आती है, तो अगर आपके पास जो पुराना कोड है, आई थिंक वो वाला कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको दोबारा एक नया कोड है वो कंपनी से मंगवाना पड़ेगा, जहाँ फिर आपको उनका जो केयर सेंटर होगा वहाँ जाके आपको दोबारा जो ई सिम का जो प्रोफाइल होगा वो ऐड कराना पड़ेगा। पे आगे सवाल की बात करें तो वो निकल के आता है सनी विद फनी का। ये पूछता है, जब भाई कोई भी एप्लीकेशन डेवलपर एंड्रॉइड या फिर आईओएस के लिए एप्लीकेशन बनाता है तब वो एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले टेस्ट करता है कि एंड्रॉयड के केस में तो वो अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन को फाइल को एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके टेस्ट कर लेता है, बिकॉज एंड्रॉयड थर्ड पार्टी जो एपी के इंस्टॉल लो करता है, बट आईओएस में वो अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेगा। तो वाकई में आपका जितना भी सवाल है वो मैं समझ गया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। बेसिकली आप कहना क्या चाहते हो, आपका जो सवाल ये है कि भाई एंड्रॉयड का जो डेवलपर होता है वो जब अपना एपी के फाइल को क्रिएट करता है तो वो उसके लिए इजी होता है टेस्ट करना, लेकिन आईओएस में कैसे होता है। एंड्रॉयड की बात करें तो उसमें आपको एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसके थ्रू आप एपी के क्रिएट कर सकते हो। और जहाँ पे जो मेन बात है ना भाई, जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, वैसे ही आप जो थर्ड पार्टी ऐप होती है वो iOS फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास आईपैड आईफोन है कोई भी है डिवाइस उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक प्रोफाइल होती है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी उनकी, जब वो प्रोफाइल आप ऐड कर लेते हो उसके बाद वो आपसे कोड मांगेगा कि आपका जो पास कोड है वो कौन सा आईफोन का, जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप चेक कर सकते हो, जैसे एंड्रॉयड में चेक किया जाता है वैसे आप आईफोन में भी उस ऐप को चेक कर सकते हो। लेकिन एक ऐप होती है जिसको वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं एक्स कोड। एक्स कोड क्या करता है कि वो जितने भी आपके iOS की जो ऐप आप क्रिएट करते हो उसको जब उसके अंदर डालते हो, फिर उसके अंदर बहुत सारे आपको डिवाइस के नाम मिलते हैं कि ये ऐप को आप कौन सी डिवाइस में रन कराना चाहते हो। सपोज मेरे को आईफोन 7, आईफोन 8 या फिर आईफोन एक्स में मेरे को इसको रन कराने का है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको आईफोन एक्स में सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा लिया। सपोज मैंने आईफोन 7 में इसको सिलेक्ट करा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था iOS का, मैंने आईफोन 12 सेलेक्ट किया, या फिर 13 मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया। मैंने देखा इसमें कोई बग नहीं आया, ओके ठीक है ऐप रेडी है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि उसके ऊपर जो सिलेक्ट किया मैंने जो आईफोन 8 है उसके ऊपर वो डिवाइस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैंने iOS जो 14 था उसको इंस्टॉल कर लिया। तो ऐसे करते करते वो एक्स कोड में आप देख सकते हो कि आपकी ऐप के अंदर कोई बग तो नहीं है। हर एक डिवाइस के अंदर वो काम सही तरीके से करी है। हर एक iOS की जो वर्जन है उसके अंदर भी वो काम सही करी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आईफोन में जो होता है वो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। बिना जेल ब्रेक किए आप आईफोन में जो थर्ड पार्टी ऐप होती है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बात करें तो आगे जो कमांड निकल के आता है, जहाँ पे जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आईफोन SE प्लस 5G के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैं आप देख लेना, क्योंकि जो आईफोन SE का एक नया वर्जन आने वाला जो कि 5G में आपको ठीक ठाक रेट में वो देखने को मिल जाएगा, एक 5G फ़ोन है। तो जहाँ पे ये पूछते हैं कि भाई लॉन्च कब हो रहा है, तो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये काफ़ी ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि 91mobile.com जो एक वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो उनकी तरफ से एक र्यूमर्स जो है निकल के आ रहा है, बोलते हैं कि वो अप्रैल यानी कि मिड में ये हो सकता है कि रिलीज़ हो जाए। लेकिन इतना श्योर है कि आपको ये आईफोन 13 से पहले ये देखने को मिल जाएगा, अप्रैल या फिर जून के आसपास हो सकता है कि ये लॉन्च
लॉन्च हो जाए। तो अगर मेरे को इसके बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी या फिर कोई भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं जरूर आपके कमेंट के नीचे ही याद रखूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा कि भाई ये ऑफिशियली कब जे लॉन्च हो रहा है। तो जहाँ पे आगे बात करते हैं, आगे जहाँ पे जो नवीन सोनी है वो मेरे से पूछते हैं कि भाई किसी भी डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज फास्ट क्यों होती है एसडी कार्ड के मुकाबले, एबीडी एसडी कार्ड कंपनी इंटरनल स्टोरेज इतनी फास्ट एसडी कार्ड क्यों नहीं बनाती। तो जहाँ पे नवीन सोनी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मैंने आई थिंक लास्ट वाला जो टेकवाद का एपिसोड नहीं था, क्या बोलते हैं हैशटैग आस्क अमित का एक एपिसोड था, उसमें मैंने बताया था कि भाई जो इंटरनल स्टोरेज होती है जैसे वो ऐसे करके पार्ट में देती है कि आपको अगर 64 GB लेने का ये उसका प्राइस है, 256 GB लेने का उसका ये प्राइस है। मेन जो कार्ड होता है एक तो ये होता है कि उनको एक जो अपना मोबाइल होता है वो बेचने का एक तरीका मिल जाता है। वो ऐसे करके होता है कि अगर वो इंटरनल स्टोरेज आपको एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं दे तो आप कुछ भी उसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करोगे कि 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसको खरीद के आप उसके अंदर एक्सटर्नल लगा सकते हो, लेकिन वो इसलिए अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको एक्सटर्नल नहीं दे रही। तो जहाँ तक स्पीड की बात करें उसके पीछे जो मेन कारण है, जो एसओसी होता है उसके अंदर ही एक पार्ट होता है जहाँ पे वो रैम और जहाँ पे बात करें स्टोरेज को उसको अटैच किया जाता है, और जब वो एक्सेस करता है कोई भी डेटा या फिर कमांड जब प्रोसेसर से स्टोरेज के पास जाती है कि हमको ये वाली जो चीज़ है वो डिस्प्ले करानी है या फिर कॉपी पेस्ट कुछ भी करने का है, तो वो इजी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब एक एक्सटर्नल डिवाइस की बात आती है, सबसे पहले उसके पास वो कमांड पहुंचती है, तो उसका जो एक्सटर्नल डिवाइस का काम करने का तरीका होता है वो जैसे दूसरी कंपनी उसको डिज़ाइन करती है वो बिहेवियर कुछ उसका वैसा होता है। सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हमको जो डेटा होता है वो एक्सेस करना पड़ता है, फिर अपने जो मोबाइल के अंदर लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज की डिवाइस की बात करें तो वो उनको पता है कि भाई ये हमारे साथ ही अटैच है और जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो ईजी कर सकते हैं, जिसके कारण जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसमें हमको अपना स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो मेमोरी कार्ड की बात करें जिसमें हमको रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जहाँ तक इंटरनल स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं ना उसके कंपैरिजन फिर भी हमको क्या होगा कि जो एक्सटर्नल डिवाइस की जो स्पीड होगी वो हमको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइस से ठीक है वो इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें नई नई हमको जो टेक्निक है वो देखने को मिल रही है, उसकी स्पीड हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो सैमसंग के आते हैं ना ईवो प्लस वाले जो मेमोरी कार्ड उनकी स्पीड की बात करें काफ़ी होती है। लेकिन जहाँ तक इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो वो भी काफ़ी जल्दी इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे 3.1 आ रही है, 3.0 भी आ चुकी थी, जिसके कारण उसकी जो स्टोरेज होती है, जो यूएफएस की स्टोरेज होती है वो काफ़ी फास्ट होती है उनके कंपैरिजन। तो बेटर है कि जो इंटरनल स्टोरेज की जो स्पीड होगी वो हमको जो एक्सटर्नल स्टोरेज से ज़्यादा फास्ट इसलिए देखने को मिलती है। पे आगे जो प्रियांशु मेरे को पूछते हैं, ब्रो व्हाट विल बी दी बैटरी कैपेसिटी ऑफ आईफोन। एक्चुअली मैंने आईफोन 13 के ऊपर जो कुछ लीक और र्यूमर्स उसके आए थे जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे ये मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि भाई उसका जो बैटरी होगा वो कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी बैटरी की बात करें अभी तक कोई भी ऐसे ऑफिशियल तो चलो कुछ भी एप्पल ने ऐसा नहीं बोला कि इसका डिज़ाइन ऐसा होगा, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन जो लीक के ऊपर डिपेंड है उसमें कुछ भी ऐसा हमको नहीं मिला कि उसकी जो स्टोरेज है उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो कितने एमएच होने वाली है। जहाँ तक आईफोन 12 प्रो की हम बात करते हैं उसमें हमको जो 3678 एमएच का जो बैटरी होता है वो देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि भाई 3500 से सीधा वो 5500 के ऊपर चला जाए, ऐसा वो बहुत कम करता है। तो हो सकता है कि आईफोन 13 में हमको 4000 एमएच का बैटरी होगा वो देखने को मिल सकता है, जहाँ फिर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें 5000 जहाँ फिर 4500 तक भी बहुत मुश्किल है कि 4.5 तक का हमको जो बैटरी का एमएच है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 5-6 तक चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 4000 और 4500 के बीच ऐसा हो सकता है कि इनके बीच जो एमएच उसका बैटरी कैपेसिटी है इतना हो सकता है। सो जहाँ पे आगे जो लव कुमार मेरे को पूछते हैं कि आई थिंक व्हाट इज़ इन्होंने लिखना था, व्हाट इज़ रेक्टिफायर सिस्टम। आप वीडियो में बहुत बोलते हो, प्लीज़ एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने शोमी जो मी एयर नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि फ़ोन को वायरलेस ही चार्ज कर सकती है, शायद वो देख के इन्होंने बोला कि भाई रेक्टिफाई सिस्टम क्या होता है। तो एक्चुअली मैंने उस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि रेक्टिफाई सिस्टम क्या होता है। रेक्टिफाई सिस्टम एक्चुअली यूज होता है जब भी हमारे घर में जो अल्टरनेटिव करंट आता है, हम जितने भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसके कंपोनेंट को ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता, उनको कंपोनेंट को जो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, तो उसके लिए वो रेक्टिफाई सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। जो हमारे मोबाइल का बेसिक एक चार्जर होता है वो भी एक रेक्टिफाई सिस्टम होता है। जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है 220, तो वो सबसे पहले रेक्टिफाई सिस्टम में क्या होता है, आप समझो कि आपके चार्जर में क्या होता है वही रेक्टिफाई सिस्टम है। तो उसमें सबसे पहले एक स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो क्या करता है कि आपके घर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको वह सबसे पहले कम करेगा। स्टेप डाउन मतलब कि जो आपके घर में 220 आ रही है उसको 11 वोल्ट 12 वोल्ट में लेके आ जाएगा,
उसके बाद उसके डायोड लगे होंगे। तो डायोड क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वेवफॉर्म आ रही है ना, ऐसे करके जो वेवफॉर्म आ रही है हमारे घर में, जो अल्टरनेटिव करंट है, उसके जब जो डायोड हो गए, जब डायोड के पास जो आउटपुट आएंगी वो ऐसे करके सीधी हो जाएंगी, मतलब कि जो उसकी जो वेव लेंथ है वो सीधी हो जाएंगी। उसके बाद कैपेसिटर लगे होंगे, क्योंकि जो वेव लेंथ सीधी तो हो जाएंगी, फिर भी उसमें थोड़े से ऐसे ऐसे करके जो रिपल होते हैं वो रह जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि क्लीन आपको जो डीसी सप्लाई होती है वो नहीं मिलती है। कैपेसिटर फिर उसको पूरा क्लीन करके ऐसे जो सीधी सप्लाई होती है डीसी वो देता है। फिर आप घर पे आपके जो भी चीज़ें होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, जो भी आपके घर में टैबलेट या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो फिर उसके थ्रू वो आपका जो चीज़ें होती है वो चार्ज होती है। तो बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो डीसी करंट में जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई सिस्टम बोलते हैं। आगे कमेंट की बात करें तो जहाँ पे रोहित कुमार पूछते हैं कि भाई व्हेन एमएम वेव्स कम्स इन इंडिया। तो भाई जहाँ पे रोहित भाई मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई जो वेव्स वाले जितने भी हैंडसेट है मोस्टली वो यूएसए में मतलब कि चल सकते हैं, जिसमें जो 5G का जो वेव एक बैंड होता है, आपको बता देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वेव की टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर सकता है। हाँ, ऐसा है कि 5G में इंडिया में हमको वो देखने को नहीं मिल रही, ये बात है। तो जहाँ पे वेव्स की बात करें तो ये इंडिया में क्यों नहीं है, सबसे पहले बात तो ये आती है कि भाई वेव्स इंडिया में क्यों नहीं आती। तो जहाँ पे वेव्स की बात करें तो अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गवर्नमेंट ने कि वेव्स इंडिया में आएंगी या फिर सब 6 बैंड आएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि 5G के बैंड कौन से आएंगे, ठीक है, सही से बात करें, अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म ही नहीं है। तो जहाँ पे अगर हम बात भी करते हैं ना कि वेव्स इंडिया में क्यों नहीं आएंगी, एक्चुअली इसके रीज़न पीछे ये भी हो सकता है क्योंकि जो वेव्स होती है ना, उसमें हमको जो 5G की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि 5G की स्पीड हमको 1 GB देखने को मिलेंगी, 1.5 GB हमको देखने को मिलेंगी। तो ये सब जितना भी होगा भाई, ये इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको 100 या फिर 150-200 MB इतना मिल सकता है, वो भी इतना मिल सकता है। श्योर नहीं हो कि मैं कि इतना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये जो आप सुनते हो 1 GB, ये यूएसए में जो वेव्स बैंड होते हैं उसके ऊपर हमको देखने को मिलता है। और जो आईफोन 12 की बात करें जो इंडिया में आया हुआ ना अभी, तो उसमें भी वेव सपोर्ट ही नहीं करती, उसमें वो 5G का एंटीना नहीं है। मतलब कि अगर इंडिया में वेव आ भी जाती है तो जो हैंडसेट इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं ना, उसमें वो वेव्स वाला जो एंटीना वो ही नहीं दे रहे। तो इसका मतलब कि यही हो सकता है कि भाई इंडिया में वेव्स नहीं आएंगी। तो वेव्स क्यों नहीं आ सकती, सबसे पहले तो यह कि अगर वेव्स वाला 5G चाहिए तो स्पीड ज़्यादा होगी। वेव्स की जो बात करते हैं, जो सिग्नल होता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके होती है पास पास में, मतलब कि उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है। बैंडविड्थ होती है जैसे ये देखिए ये होता है ना, इसका मतलब कि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा, ये एरिया ज़्यादा कवर करेंगी, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। अगर बैंडविड्थ कम होती है ना, जो वेव की है वो उसकी ऐसे ऐसे करके है वेव लेंथ, मतलब कि उसकी जो बैंडविड्थ है ना वो हमको कम देखने को मिलती है और स्पीड उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जाहिर जी बात है, अगर जहाँ पे बैंडविड्थ कम है तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जो एंटीना हो गए वो लगाने पड़ेंगे, मतलब कि पास पास में बहुत ज़्यादा जो 5G के एंटीना हो गए वो लगाने पड़ेंगे। फिर ही हमको जो बैंडविड्थ होगी वो ज़्यादा मिलेंगी और स्पीड ज़्यादा मिलेंगी। तो इसके लिए काफ़ी खर्चा होता है। तो सब सिक्स की बात करें, जहाँ पे जो सब 6 बैंड है उसके लिए इतना खर्चा नहीं होता। तो इस यही बात है कि इंडिया में जो हो सकता है कि जो हमको वेव हो नहीं सकता, काफ़ी ऐसे चांस है कि जो वेव है वो हमको देखने को नहीं मिलेंगी। सब 6 जो बैंड है वो हमको देखने को मिलेगा, बाकी जितने भी 71 72 जितने भी बाकी 5GB बैंड है वो भी शायद हमको देखने को मिले। तो यही एक पीछे कारण हो सकता है कि एक तो भाई कि हमारे जो इंडिया में इतना जो दूसरी जितनी भी कंपनी जो ऑपरेटर है वो इतना खर्चा नहीं करना चाहते। तो जाहिर जी यही बात है मेन कि भाई इसी कारण जो हमारे इंडिया में वेव नहीं आ सकती। यही था जो मैंने आपको आज की इस एपिसोड में मैंने कोशिश किया जितने भी मैं आपके आंसर दे सकता हूँ मैंने दिया। अगर मेरे से कोई आपका जो सवाल है वो उसका आंसर मैं नहीं दे पाया तो मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूँ, या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा #AskAmit का, मैं उसमें आपका जो आंसर होगा उसमें आपको दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि जो नया एपिसोड होगा उसके लिए मेरे को जो आपके सवाल होंगे वो मिल जाए और मैं उसके लिए जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो रेडी कर सकूँ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।